हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 ईयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सारी शिफ्ट्स के मैं सभी पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना। चलिए, अपना 3 डायमेंशनल चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। वेक्टर्स अपना खत्म हो गया, उसके बाद अपना ये 3D स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके जितने भी पीवाईक्यूज है बच्चों, उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है, जिनको हम 9 लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसमें हम प्लेन्स अभी आप कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लेन्स रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से। ठीक है, टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टोटल ऑलमोस्ट इसके 100 पीवाईक्यूज है ऑलमोस्ट। 1 सेकेंड, या 100 तक पीवाईक्यूज है इसके, 96 to 100। ठीक है, तो बाकी मोस्टली पीवाईक्यूज 3D के प्लेन से आते थे, बट प्लेन रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो जो भी पीवाईक्यूज हम करेंगे बच्चों, अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, mathswag.in पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है, और सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है बच्चों। ठीक है ना। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल mathswag @mathswag, ये पब्लिक चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अपना एक लेक्चर हो चुका है 3D का। ठीक है, तो उसमें अपन ने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगेन पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं इन 3D। ठीक है, तो बच्चों अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई है सबने। स्ट्रेट लाइन में भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? 2 चीजों की। कितनी फॉर्म्स पढ़ी थी? जैसे अपन ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, उसमें क्या चाहिए होते थे? 2 पॉइंट चाहिए होते थे। स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ी, एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, एक स्लोप चाहिए, एक इंटरसेप्ट चाहिए। और चौथी पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों चाहिए। तो चारों फॉर्म्स में आपने देखा है कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। सेम 3D में भी है बच्चों। 3D में भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, और वो 2 चीजें क्या है? यहाँ पर वो फिक्स है। यहाँ पर वो 2 चीजें क्या है? जैसे 2D में तो चेंज होता है, कभी लाइन, कभी 2 पॉइंट दे दिए, कभी एक पॉइंट एक स्लोप दे दिया, कभी एक स्लोप एक इंटरसेप्ट दे दी। बट 3D में क्या है? फिक्स है। अगर ये 2 चीजें बस आपको निकालनी ही है, अगर ये 2 चीजें आपको नहीं पता तो आप 3D में लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। और वो 2 चीजें क्या है बच्चों? एक तो आपको पॉइंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा आपको? पॉइंट गिवन होगा, जो किस पे लाई कर रहा है बच्चों? पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। तो लाइन पर एक पॉइंट गिवन होगा, जैसे कि यहां पर x1 y1 z1 गिवन है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? लाइन के पैरेलल एक वेक्टर। तो 2 चीजें कौन कौन सी होगी? एक तो बच्चों एक पॉइंट हो गया, और एक आपका पैरेलल वेक्टर हो गया। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें पता है, नहीं पता तो किसी तरीके से हम निकालते हैं, और अगर ये 2 चीजें पता लग गई तो अब लाइन की इक्वेशन बड़े प्यार से लिख सकते हो। तो पहली चीज क्या चाहिए? पॉइंट ऑन द लाइन, ऑब्वियसली कोई और पॉइंट नहीं हो सकता। और दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? पैरेलल वेक्टर चाहिए। किसके पैरेलल? ऑब्वियसली लाइन के पैरेलल। पैरेलल वेक्टर टू दी लाइन, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। ये 2 चीजें चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। अब बात आती है इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखना भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आपने क्या करना है? इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लेना है, जैसे यहां पर मैंने लिया हुआ है एक्स वाई जेड। ये वेरिएबल पॉइंट हो गया एक्स वाई जेड। वेरिएबल का क्या मतलब बच्चों? कि ये पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, ये पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? एक वेरिएबल पॉइंट लिया। इस वेरिएबल पॉइंट का यूज करके मैं क्या बनाऊंगा? एक वेक्टर बनाऊंगा। वेरिएबल पॉइंट और जो अपना ये फिक्स पॉइंट है उसको यूज करके। ठीक है ना। ये वाला कलर ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं, नहीं तो ग्रीन डेट वुड बी बेटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? जो अपना गिवन पॉइंट है और जो अपन ने वेरिएबल पॉइंट लिया है, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर एक वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है ना। डन। चलिए, तो वेक्टर क्या बनेगा अपना? ठीक है, तो ये पॉइंट ए गिवन है, आर के आपका वेरिएबल पॉइंट है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? ए आर वेक्टर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सिंपल है, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट, राइट। तो क्या लिखूंगा मैं? x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। ये आपका ए आर वेक्टर हो गया। ये कैसे लिखा आपने? एक वेरिएबल पॉइंट और गिवन पॉइंट का यूज करके। अब आपको एक पैरेलल वेक्टर भी पता है,
तो मतलब कि ये वाला वेक्टर और ये जो गिवन वेक्टर है ये दोनों क्या होंगे आपस में, पैरेलल होंगे। क्या होंगे आपस में, पैरेलल। और पैरेलल वेक्टर्स में मैंने वेक्टर्स के फर्स्ट सेशन में बताया था, फर्स्ट सेशन में वेक्टर्स अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स का रेशो सेम होता है, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स का रेशो क्या होता है, सेम होता है। तो बस ये जो गिवन वेक्टर है और ये जो अपन ने AR वेक्टर बनाया है ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस x1 बाय a, x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y, ये तो i कंपोनेंट का रेशो हो गया, y j कंपोनेंट का क्या हो गया, y माइनस y1 बाय b, और k कंपोनेंट का हो गया z माइनस z1 बाय c। एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। बस इतनी सी सर, हाँ इतनी सी, बिलीव नहीं हो रहा ना। तो बहुत इजी है बच्चों, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते रहते हैं 3D में। बहुत इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। तो बस दो चीजें चाहिए आपको लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, एक तो पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट का आप क्या करोगे, एक वेरिएबल पॉइंट लेके दोनों को जोड़ के पोजीशन मतलब एक वेक्टर बनाओगे, नोट सॉरी पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बनाओगे। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट्स का रेशो इक्वल हो गया, ठीक है, डन। तो ये है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को रीड कैसे करना है ये ध्यान से देखिए। ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों ये किसके कंपोनेंट्स है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स है। ए बी सी ये क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। ए बी सी क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको इक्वेशन पढ़नी भी आनी चाहिए, इक्वेशन निकालनी भी आनी चाहिए, और अगर इक्वेशन गिवन है तो उससे इंफॉर्मेशन निकालनी भी आनी चाहिए। तो कभी भी लाइन की इक्वेशन गिवन है अगेन उससे दो चीजें आपको पता लगेगी, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्या होगा, जो नीचे कंपोनेंट्स गिवन, नीचे जो नंबर्स गिवन है वो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स है, और ऊपर जो एक्स वाई जेड के साथ लिखे है वो पॉइंट है। एक्स वाई जेड के साथ जो माइनस में लिखा है वो क्या है, पॉइंट है, ठीक है। डन है बच्चों, क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है लाइन की इक्वेशन। और रीड कैसे करना है, तो दो चीजें बस, ये वाला मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। लाइन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, और लाइन अगर गिवन है तो उससे ये दो चीजें आपको पता लग सकती है, ठीक है। पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, पॉइंट गिवन है तो आपने वेरिएबल पॉइंट लेके वेक्टर बनाया, ये वेक्टर पैरेलल है तो कंपोनेंट्स का रेशो इक्वल कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, और नीचे वाले नंबर आपको पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स देंगे, ऊपर x y1 z1 आपको पॉइंट देगा, डन। अब ये कुछ 4 एग्जांपल्स है, फटाफट से इन चारों एग्जांपल्स में बच्चों हम इक्वेशन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो ऊपर तो क्या आएंगे पॉइंट, नीचे आएगा पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट आपको ये गिवन है 1 1 -2, तो मैं क्या लिखूंगा x -1, क्योंकि एक वेरिएबल पॉइंट लिया xyz, यहां पर क्या करो एक वेरिएबल पॉइंट ले लो xyz, इस तरीके से, ठीक है। तो x -x1 बाय a क्या है, पैरेलल वेक्टर का i कंपोनेंट, वो जो कि 1 है। फिर मैं क्या लिखूंगा y -1, और नीचे क्या आ गया 0, और फिर मैं क्या लिखूंगा z माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा +2, और नीचे आएगा k कैप का कंपोनेंट 3, बस सिंपल। अब इसकी बता दो, ये भी सिंपल है, ये क्या हो गया x -1। अब यहां पे क्या दिए हुए बच्चों, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशोस दिए हुए हैं। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा x -1 बाय 1 इक्वल टू y -1 बाय 2 इक्वल टू z +2 बाय 3। ये दूसरी लाइन हो गई, बहुत ही सिंपल। अब तीसरी लाइन लिख दो फटाफट से। तीसरी लाइन में भी यही सेम आएगा, x -1 इक्वल टू y -1 इक्वल टू z +2। अब इसमें क्या है बच्चों, ये तीन आपको कंपोनेंट्स दिया है। अब इन तीन कंपोनेंट्स में बच्चों आपको √14 लेने की जरूरत नहीं है, वो आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि तीनों साइड्स में आएगा √14, तीनों साइड्स में आएगा तो √14 को क्या कर दिया कैंसिल। तो √14 को कैंसिल करके आप क्या लिख दो, सीधा लिख दो 1 2 3। तो आप देख सकते हो इन दोनों में इक्वेशन क्या आई है, सेम आई है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में डायरेक्शन रेशियोस गिवन थे, एक में डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर के मतलब कोई भी पैरेलल वेक्टर के। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो पैरेलल वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर हो, ठीक है ना। तो √14 आप हटा सकते हो। सेम तरीका यहां पे है, यहां पे भी सेम चीज से करोगे, x -1 नीचे आ जाएगा -1
x -1 नीचे आ गया -1, y -1 और नीचे क्या आ गया -2 इज इक्वल टू z+2 नीचे आ गया -3। डन। ये भी मेरे ख्याल से ये फर्स्ट से नहीं मैच हो रही, ये अलग है। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशंस लिख सकते हो बड़े आराम से। डन है। आई होप आप प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, 3D में कैसे लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है। लाइन की इक्वेशन के लिए बस आपको दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। डन। पॉइंट को लेके, पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट को लेके दोनों को जोड़ के एक वेक्टर बनाया, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स के साथ उसका रेशियो सेम कर दिया, लाइन की इक्वेशन आ गई। बस सिंपल। नीचे जो नंबर्स है वो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स है, ऊपर क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से ही मुझे बता दो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट से कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, लेट मी नो इज इट ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्वियसली काफी बच्चे बोलेंगे ट्रू है, 2 4 5 है ना, ट्रू है ना, ट्रू है। नहीं, फॉल्स है बच्चों। फॉल्स क्यों? अब ये ध्यान से देखिए, इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए बट प्रॉपर तरीके से रीड करना आना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखोगे लाइन की, तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, x के साथ, y के साथ और z के साथ कुछ नहीं है और कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ है तो वो हटाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो x के साथ, y के साथ तो कुछ नहीं है, बट z के साथ 2 है। z के साथ क्या है, 2, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। अब उसको हटाओगे कैसे, ध्यान से देखिएगा इस वाली चीज को कैसे हटाएंगे। यहां पर आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो। 2 क्या लिया, कॉमन। अब 1 बोलेगा मेरे पास तो 2 नहीं है, 1 क्या बोल रहा है, मेरे पास तो 2 नहीं है, तो भैया ले आते हैं। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ऊपर वाला 2 तो आपने बाहर निकाल दिया ऑलरेडी, नीचे वाला 2 बच जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा वो। डन है। 1 के पास 2 नहीं था तो 2 निकालने पर 2 से डिवाइड कर दो, नीचे आ गया 5। अब आप बोलोगे सर अब तो z के पास कुछ नहीं है, अब तो फिर भी नीचे 5 ही है। नहीं बेटा, अब ये जो 2 आया ना कॉमन, ये जो 2 आया है इसको नीचे भेजना पड़ेगा। इसको कहां भेजना पड़ेगा, नीचे। जब ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा प्रॉपर फॉर्म, z -½ अपॉन 5/2। क्या बनेगा, z -½ अपॉन 5/2, तो ये आएगा। तो 5 की जगह क्या आना चाहिए, 5/2 आना चाहिए। डेट्स इट। डन है। 5 की जगह क्या आएगा, 5/2 आएगा। क्लियर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखिएगा बच्चों, लाइन की इक्वेशन प्रॉपर वे में रीड करनी है। प्रॉपर वे का मतलब x y z के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं आपको एक वेक्टर फॉर्म में भी बता देता हूं, वेक्टर फॉर्म में भी आ सकती है इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म भी बिल्कुल इजी है बच्चों। अगेन दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इन्होंने क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया है। पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और पॉइंट क्या दिया है, ए वेक्टर। अब ये जो पॉइंट दिया है ना बच्चों, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर है। ये जो पॉइंट, पोजीशन वेक्टर मतलब ये ओरिजिन से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है ये वाला पॉइंट, ओरिजिन से। तो ये जो वेक्टर दिया है ये ओरिजिन से दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। डन। तो ये जो पॉइंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। और अपन एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया आर वेक्टर। अपन ने क्या ले लिया, एक वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर। अगेन वही करेंगे, दोनों को जोड़ के वेक्टर लिखेंगे, ए आर वेक्टर। अब ए आर वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल है। ए आर वेक्टर क्या है बच्चों, बी वेक्टर के पैरेलल है। अब हमें पता है या पैरेलल वेक्टर्स होते हैं या तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होता है या फिर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, लैम्डा लगाकर। ये ऑलरेडी काफी बार मैं बता चुका हूं। राइट। डन है। चलिए, तो ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर वेक्टर हो जाएगा आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर आपका उधर चला गया, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दैट्स इट। ये आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म में बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है, जो लैम्डा के साथ है वो पैरेलल वेक्टर है, और जो बिना लैम्डा के है वो पॉइंट वेक्टर है, मतलब कि वो पॉइंट है। ठीक है ना। डन। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ये क्या है, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, जो लैम्डा के साथ है, और जो लैम्डा के बिना है वो पोजीशन वेक्टर है। डन। बस इतनी सी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। चलिए अब पी वाई क्यूज करते हैं बच्चों। ओके, लेट्स सॉल्व। ठीक है, लेट्स सॉल्व वाली स्लाइड नहीं आई क्या इसमें, नहीं आई। चलो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर बच्चों लाइंस परपेंडिकुलर है
तो उनके पैरेलल वेक्टर्स भी क्या होंगे पैरेलल वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है बच्चों तो उनके पैरेलल वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब बात आती है बच्चों लाइंस को प्रॉपर वे में लिखना। सबसे पहले उनको प्रॉपर वे में लिखो और फिर हम पैरेलल वेक्टर देखेंगे क्या है, ठीक है ना। तो लाइन L1 देखो बच्चों, ये तो सही लिखा हुआ है x माइनस 2/3, ये सही है, इक्वल टू में y प्लस 1 अपॉन -2, ये भी सही है, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे z इक्वल टू 2 अलग से लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों, z इक्वल टू 2 को, z इक्वल टू 2 को इधर ले आओ, z माइनस 1 इक्वल टू टू को इधर लाएंगे तो z माइनस 2 इक्वल टू 0, और फिर ये 0 आप नीचे ले आओ। अब आप कहोगे इज इक्वल टू समथिंग, वट एवर समथिंग, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। अब आप कहोगे सर 0 से डिवाइड तो नहीं कर रहे, कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे बच्चों में 0 से डिवाइड नहीं कर रहा, ये बस मेरा लिखने का तरीका है, 0 अल्टीमेटली उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब z इज इक्वल टू 2 को मैं कैसे लिखूंगा, z माइनस 2 बाय 0, -2 बाय 0, ये आपकी L1 होगी। क्या हो गई, L1। होता क्या है बच्चों, हम तीन साइड्स, ये तीन साइड्स क्या इक्वल है, इन तीनों साइड्स को हम लैम्डा के इक्वल लेते हैं, तीनों साइड्स को हम क्या लेते हैं, लैम्डा के इक्वल। तो जब आप इन दो साइड्स को सोल्व करोगे तो 0 उधर जाके क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास देखो z माइनस 2 इक्वल टू 0, वही चीज आ जाएगी। और ये वाला लैम्डा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, डन है। तो z इक्वल टू 2 को आप इस तरीके से लिखोगे, 2 इधर ले आओ, 0 नीचे ले जाओ। अगेन बच्चे डाउट क्या करते हैं कि सर आप 0 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, हाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बस ये लिखने का तरीका है। दिस इज द ओनली द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और राइटिंग, ठीक है। फॉर्म को लिखने का तरीका है, 0 अल्टीमेटली जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से, ठीक है ना, डन है। चलिए L2 लाइन लिख लेते हैं। अब L2 लाइन भी प्रॉपर वे में लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है ना। L2 लाइन को कैसे लिखेंगे, अब देखो ये वाली सही है, x माइनस 1/1 सही लिखा हुआ है, इक्वल टू, अब यहां पे देखो y के साथ बच्चों 2 है, y के साथ क्या है, 2 है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था 2 यहां से क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, और जो 2 को आपने कॉमन लिया वो नीचे भेज दोगे, जो 2 कॉमन लिया वो आप नीचे भेज दोगे। तो क्या आएगा यहां पर बच्चों, y, अब 3 के पास तो 2 नहीं है तो 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, y प्लस 3/2, और जो 2 कॉमन लिया उसको नीचे भेज दिया, डन है। क्लियर, इक्वल टू में क्या आएगा, तीसरी साइड बिल्कुल सही लिखी हुई है, z प्लस 5/2, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, यहां से 2 कॉमन लेके नीचे दे दिया, जैसे अपन ने यहां पर इस एग्जांपल में किया था, जैसे यहाँ शो किया था मैंने, ठीक है, 2 कॉमन लेके नीचे दे दिया था, बिल्कुल वैसे ही, डन। अब ये जो नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स, ठीक है। ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, पहले तो प्रॉपर वे में लिख लो लाइंस को, प्रॉपर वे में लिखने के बाद ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स है। किसके पैरेलल, लाइंस के पैरेलल। तो L1 के पैरेलल ये वेक्टर, L2 के पैरेलल ये वेक्टर हो जाएगा। तो इसका पैरेलल वेक्टर मैं A1 वेक्टर मान लेता हूं, A वेक्टर, इसका पैरेलल मैं B वेक्टर मान लेता हूं। तो A वेक्टर और B वेक्टर क्या हो गए, L1 के पैरेलल A वेक्टर, तो वो हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप। B वेक्टर L2 के पैरेलल, तो वो हो गया बच्चों i कैप प्लस अल्फा बाई 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका B वेक्टर हो गया, चेक कीजिएगा, डन है। ये 2 वेक्टर्स आ गए आपके पास बड़े प्यार से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो दोनों के पैरेलल वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों L1 इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर ही दिए ना, हाँ, परपेंडिकुलर टू L2, तो मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डन है, क्लियर, ठीक है। अब A डॉट B कर दो, A डॉट B किया तो 3 × 1 3, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहां से बड़े प्यार से बच्चों आपके पास अल्फा आ गया, अल्फा क्या आ गया, 3 आ गया,
अल्फा क्या आ गया 3 आ गया। डन, अल्फा आ गया। अब क्या पूछा बच्चों इन्होंने, अब पूछा देन द एंगल बिटवीन L2 एंड L3। अब L2 और L3 के बीच में एंगल बताओ। ठीक है, तो इन्होंने एक और लाइन घुसा दी क्वेश्चन में, तो उस लाइन को भी सबसे पहले हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है ना, लेट्स राइट दैट लाइन इन द प्रॉपर फॉर्म अगेन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक और लाइन घुसा दी तो लिख लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। तो अब L3 लाइन लिखो प्रॉपर वे में। अब क्या ये सही लिखा है 1 माइनस एक्स बाई 3? अब काफी बच्चे बोलेंगे हाँ सर सही है। नहीं, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं का मतलब +1 होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स बाई 3 लिखा है, तो यहां से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा x माइनस 1, और जो माइनस कॉमन लिया वो नीचे दे दोगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी 2y लिखा है, तो 2 कॉमन लोगे, y माइनस हाफ, और जो 2 कॉमन लिया वो नीचे दे दोगे। तो नीचे दिया तो -4/2 -2 हो जाएगा, नीचे जाके वो डिवाइड ही होगा बच्चों। ठीक है ना, -2 हो गया, और ये सही लिखा है। अब z को आप चाहे z माइनस 0/4 लिख लो, तो प्रॉपर वे ये है लिखने का। आ गया, तो यहां पे आप अपने को इसके वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर भी मिल गया बच्चों। अगेन अगर आप सीधा ले लोगे तो गलत होगा, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में लिखो पहले, तभी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। इसका पैरेलल वेक्टर मैं सी वेक्टर मान लेता हूं, तो क्या आ गया सी वेक्टर, -3i कैप -2j कैप +4k कैप। ये आपका तीसरा वेक्टर आ गया। अब आपको एंगल किसके बीच में चाहिए बच्चों, अब आपको एंगल चाहिए बच्चों L2 और L3, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में चाहिए। अब आपको वेक्टर्स में मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में, कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात होती है, कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात होती है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, कोस थीटा। सॉरी, कोस थीटा बोल रहा हूं। हमारे दिमाग में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। और आप ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शंस में भी देखो क्या दिया हुआ है, कोस के भी टर्म्स में दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है, कोस थीटा ही लगता है, राइट। चलिए, तो मतलब आपको L2 और L3 के बीच में एंगल चाहिए, मतलब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए, क्योंकि जो लाइंस के बीच में एंगल होगा बच्चों, ये तो क्लियर है ना, जो लाइंस के बीच में एंगल होगा वही उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा। ये तो बात बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, जो लाइंस के बीच में एंगल होगा वही एंगल उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होगा। तो मतलब लाइंस के बीच में एंगल चाहिए, मतलब उनके वेक्टर्स के बीच में चाहिए, और वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का। तो कोस थीटा में क्या लिखूंगा बच्चों, b डॉट सी अपॉन बी का मोड सी का मोड। ठीक है, चलिए फटाफट से अब निकाल देंगे। तो b वेक्टर अपने पास ये है, अल्फा अपना 3 आ गया, तो 3 पुट कर देंगे, तो b डॉट सी कितना हो गया बच्चों, -3 × 1 -2 × α/2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा बचा, अल्फा अपना 3 है, तो ये -3 आ गया, 4 × 2 8 आ गया। और नीचे b का मोड कितना आएगा, b का मोड कितना आएगा, 1 + 9/4 + 4। ठीक है, इंटू c का मोड कितना आया बच्चों, c का मोड आया 9 + 4 + 16। चेक कीजिएगा, है ना, क्लियर। तो ये अपने पास बन गया -6 + 8, तो ये ऊपर आ गया 2, और यहां पर आ जाएगा बच्चों, यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, एलसीएम लेंगे 4 के साथ, तो ये 16 बनेगा और ये 4 बनेगा, तो ये सेम चीज बन रही है। एलसीएम लोगे 16, 9 + 4, तो ये सेम चीज है, तो 9 4 13, 13 और 16 29, तो नीचे 29 आ गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, और जो अपन ने बाय 4 लिया √4, तो नीचे आएगा 29/2। मैं यहीं पे प्रॉपर वे में लिख देता हूं 29/2, क्योंकि √4 आएगा, √4 2 होता है, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4/29 आ गया। तो ये आई है वैल्यू कोस थीटा की, तो कोस ये आया कोस थीटा अपने पास 4/29। तो ना ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, बट अभी आप इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 29/4 मैच हो रहा है, बट उल्टा करोगे तो कोस का क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्पीड का बहुत स्लो चल रही है, ड्यू टू द माई मतलब थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे तबीयत थोड़ी सी ढीली है। ठीक है, तो मे भी स्लो चल रहा होगा सेशन, तो आप 2x स्पीड पे वगैरह पे देख लेना। ठीक है, फटाफट से मैं करवा रहा हूँ फिर भी अपनी तरीके से।
डन है बच्चों, तो ये एंगल आ गया। उल्टा कर देना इसको, उल्टा करोगे तो वो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सिंपल क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 24 का क्वेश्चन है। चलिए चेक कीजिएगा। अब इसमें इन्होंने क्या बोला बच्चों कि ये वाली लाइन इस लाइन के साथ राइट एंगल बना रही है। तो राइट एंगल बना रही है, अगेन वही मतलब हुआ कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो उनके पैरेलल वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और पैरेलल वेक्टर्स परपेंडिकुलर है मतलब पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो बेसिकली हमें पैरेलल वेक्टर निकालना है। तो पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए अगेन दोनों लाइंस को प्रॉपर फॉर्म में लिख लो पहले तो L1 लाइन देखो क्या हो जाएगी। अगेन क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, x के साथ माइनस है। माइनस है तो आपने ऊपर से माइनस कॉमन लिया और वो माइनस आपने नीचे भेज दिया। क्या ये सही लिखा हुआ है? ये भी सही नहीं है। y के साथ 3 है तो आपने 3 कॉमन लिया और 3 कॉमन लेके 3 को आपने नीचे भेज दिया। तो 4 लैम्डा प्लस 1 बाय 3 चेक कीजिएगा। इक्वल टू में ये भी सही नहीं है, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे। अब होगा क्या बच्चों, 4 माइनस दैट, नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है। ये नहीं है कि नीचे 0 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे 0 नहीं है, नीचे क्या है 1 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने माइनस कॉमन लेके माइनस किसको दे दिया, 1 को दे दिया। ठीक है, डन। चलिए तो अब ये वाले नंबर्स मिले आपने को। तो प्रॉपर वे में लिखना बहुत जरूरी है बच्चों लाइन की इक्वेशन को, अदरवाइज गलती हो सकती है और जरूर होगी। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर वे में नहीं लिखा तो। ठीक है, डन है ना। प्रॉपर वे का मतलब एक्स वाई जेड के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको कॉमन ले लो। अब L2 देखो, L2 में x वाली चीज तो सही लिखी हुई है, x वाली चीज सही है। y वाली में देखो 2 कॉमन, -2 कॉमन लेना पड़ेगा। इनफैक्ट क्या लेंगे कॉमन, -2। तो क्या आया, अब 1 के पास तो नहीं था -2, तो क्या करेंगे 1 के नीचे दे देंगे -2। तो ये बन गया 2 और माइनस इधर आ गया। अपॉन में क्या आएगा, -2 6 से डिवाइड होगा तो नीचे बन जाएगा -3 इज इक्वल टू। आई होप क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो z -5 और माइनस जो कॉमन लिया वो नीचे दे देंगे 7 को। डन। इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन को प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो ये लाइंस आ गई बच्चों। अब ये आपको प्रॉपर ये नंबर्स मिल गए। बस अब a वेक्टर लिख लो, b वेक्टर लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो लेट्स राइट द a वेक्टर और b वेक्टर। a वेक्टर क्या होगा बच्चों, जो L1 के पैरेलल है, तो वो क्या होगा -3i कैप। ये वेक्टर में मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वेक्टर में देखना थोड़ा इजी हो जाता है बच्चों को, अदरवाइज सीधा आप मल्टीप्लाई करके 0 कर दो, वो भी ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। -3i कैप, इसका j कैप, और जो z के नीचे है वो k कैप। x के नीचे i कैप, y के नीचे j कैप और z के नीचे k कैप। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों वेक्टर्स आ गए। अब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तो इतना इजी क्वेश्चन है ये। a डॉट b को क्या करेंगे, 0। ठीक है, तो a डॉट b को 0 किया मतलब i कैप वाला i कैप से मल्टीप्लाई, -9 मी हो जाएगा। इसको इससे किया तो 3 तो क्या हो गया, कैंसल, -4 लैम्डा प्लस 1 और फिर -7 को -1 से किया +7 इक्वल टू 0। अब ये 4 लैम्डा प्लस 1 जो माइनस जो है वो दोनों के साथ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बन गया ये, -9 भी। ठीक है, तो यहां से बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इन दोनों को उधर ले जाओ, उधर ले गए तो 9 म्यू प्लस 4 लैम्डा कितना आ गया, 6 आ गया। यही पूछा इन्होंने, यही पूछा है, बस खत्म। तो आंसर आपका डी मैच कर गया, दैट्स इट। ठीक है ना, इन दोनों को उधर ले जाओ, उन दोनों को उधर ले जाओ, ये 6 आ गया। डन है। तो लाइन को रीड करना भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों 3D में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, दोनों के पैरेलल वेक्टर्स लिख के डॉट प्रोडक्ट 0 करके आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वही सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। अगेन 2 लाइंस दे दी, परपेंडिकुलर दे दिया। तो वही सबसे पहले L1 को प्रॉपर वे में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखो अब यहाँ पर। ठीक है, कैसे लिखना है L1 को प्रॉपर वे में। एक आपको ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, और दूसरी साइड आपको ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। चेक कीजिएगा, ये L1 लाइन लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी।
अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन बताओ क्या है। तो आप देखोगे इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है, y कॉमन है। क्या कॉमन है, y। तो यहां से क्या करो, आप दोनों से y की वैल्यू निकाल लो, दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, b को इधर ले जाओ, x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, और a से फिर डिवाइड कर दो, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई। वहां से क्या आएगा, z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई, और फिर c से डिवाइड कर दो, z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। क्या किया बच्चों, मैंने दोनों से y निकाल लिया। क्या किया मैंने, दोनों से y निकाल लिया जो कॉमन था। अब क्या करेंगे, बस सिंपल, अब तो आपको भी पता है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया फिर, दिस इंप्लाइज x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। अब ये क्या, ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। मतलब क्या, y को क्या लिख दो, अब अगर और प्रॉपर वे में लिखना है तो y को लिख दो y माइनस 0 और नीचे क्या है 1 है। नाउ दिस इज द मोर प्रॉपर वे। y को क्या लिखा, y माइनस 0 अपॉन 1। ठीक है, y को क्या लिखा, y माइनस 0 अपॉन 1। अब ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये क्या है, लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है ना, डन। तो पैरेलल वेक्टर क्या आ गया, ए आई कैप जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है डन। चलिए अब दूसरी लाइन लिख लेते हैं। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, लेट्स राइट L2 क्या हो गया। अब L2 में देखो क्या क्या दिया हुआ अपने को। L2 में एक ये दिया है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू, एक ये दिया है और एक ये दिया है, वही सेम तरीके से दिया हुआ है। दूसरी लाइन में दिया अपने को x इज इक्वल टू a डैश जेड, वो a डैश लिखा है प्लस b डैश, और इधर दिया है y इज इक्वल टू c डैश जेड प्लस d डैश। अगेन बताओ दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में आप देखोगे बच्चों, ये z क्या है, कॉमन है। तो दोनों से आप z की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, तो क्या आएगी, b डैश को आप इधर ले आए, a डैश जेड, a डैश से आपने डिवाइड किया तो x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू जेड। यहां से देख लो, d डैश आप इधर ले आए, c डैश जेड, तो y माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू जेड। तो एक एक स्टेप में आपको बढ़िया तरीके से प्रॉपर वे में बता रहा हूँ बच्चों। तो दोनों से आपने क्या किया, z निकाल लिया। अब इसके बाद की कहानी आपको पता ही है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। इक्वेट करके प्रॉपर वे में लिख के आपके पास क्या आ जाएंगे, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए डन है। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया अपने पास, x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू y माइनस डी डैश बाई सी डैश इज इक्वल टू z। डन है। अब अगेन z को क्या लिख दो आप, z को कैसे लिख दोगे, z माइनस 0 अपॉन 1। z को कैसे लिख दो, z माइनस 0 अपॉन 1। तो आपके पास वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आ गए, a डैश c डैश और 1। डन। चलिए, तो ये तो हो गए बच्चों इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स, और ये हो गए इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। अब दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर दी हुई हैं आपको। दोनों लाइंस क्या दी हुई हैं, परपेंडिकुलर दी हुई है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये दिया हुआ ना, मेक परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है बच्चों, तो वहां से क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करके सम कर दोगे 0। तो a को a डैश से मल्टीप्लाई किया, 1 को c डैश से किया, और c को 1 से किया, इक्वल टू 0 आ गया। अपने को चाहिए क्या, अपने को बस ये कंडीशन ही चाहिए थी, आंसर आपका आ चुका। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, चेक कर लीजिए। ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी देखें, बाकियों में क्या दिया हुआ है, बाकियों में हाँ ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी डैश सी डैश, बी डैश और डी डैश नहीं आएंगे क्योंकि बी डैश डी डैश कहाँ चले गए, पॉइंट में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला चेक कीजिएगा, 24 का क्वेश्चन है ये। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों 3 लाइंस दी आपको, L1 L2 L3। ठीक है, 24 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L3
L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब बच्चों ये वेक्टर फॉर्म दी हुई है, अब आपको मैंने बताया था जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है वो पैरेलल वेक्टर है, तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये हो गया। L2 में जो म्यू के साथ लिखा हुआ है वो पैरेलल वेक्टर है, L2 का पैरेलल वेक्टर ये हो गया, और L3 का पैरेलल वेक्टर ये हो गया। यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ लैम्डा की जगह, यहाँ पे लैम्डा की जगह म्यू दिया है, वहां पे डेल्टा दिया, ठीक है। यहाँ पे साथ में कुछ नहीं है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों पॉइंट का वो 0 है, नल वेक्टर है, ठीक है। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले इन्होंने क्या दिया है, L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब उनके पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो दिस डॉट दैट विल बी 0। तो किया तो क्या आया, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, तो यहां पर बन गया 1, 2 इंटू पी, तो क्या आ गया 2p इज इक्वल टू 0। डन, तो ये आ गया 2 प्लस 2p इज इक्वल टू 0, तो यहां से अपने को बच्चों p की वैल्यू मिल गई, ठीक है। p कितना आ गया अपना, -1 आ गया, चेक क्लियर। चलिए तो ये p आ गया, अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, अब आगे जो दिया हुआ है वो निकाल लो स्टेप बाय स्टेप। तो पहले से तो अपने पास p की वैल्यू आ गई, अब दूसरे में क्या बोल रहा है वो कि जो L3 है, ये वाली लाइन बच्चों, जो L3 है वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब कि L3 L1 के भी परपेंडिकुलर है, L3 L2 के भी परपेंडिकुलर है। अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें आप मतलब डॉट प्रोडक्ट लेने की बजाय कि L3 का L1 से लिया, L3 का L2 से डॉट प्रोडक्ट लिया, और अननोन कितने हैं यहाँ पर, 3 अननोन है, L M N 3 अननोन है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेके करोगे तो 2 इक्वेशन बनेगी, एक बार इसके साथ डॉट लिया, एक बार इसके साथ डॉट लिया, है ना, ये है तरीका। बट इसको एक और दूसरा वे भी है करने का, उससे तो सोल्व नहीं हो जाएगा उससे भी, बट इजी वे में क्या है कि L3 के L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि जो L3 का वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, किन दोनों के, जो L1 और L2 के पैरेलल वेक्टर है, मतलब कि ये जो वेक्टर है ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, अगर आपने वेक्टर के सेशंस देखे क्रॉस प्रोडक्ट वाले, ठीक है। तो अगर आपको दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो दूसरा तरीका ये जो कि इजी और कॉन्सेप्चुअल वे है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं क्या है कॉन्सेप्ट बच्चों, कि L3 बोला हुआ है L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि जो L3 का वेक्टर है पैरेलल वेक्टर वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, जो L1 L2 के पैरेलल वेक्टर है, तो मतलब ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो आप क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो बस मतलब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा और वो जो वेक्टर आएगा वो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, कोलिनियर होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर मान लेता हूँ, ये बी वेक्टर मान लेता हूँ, ये सी वेक्टर मान लेता हूँ। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। अब जो सी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर अगेन बहुत सारे हो सकते हैं, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर में बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, तो जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें दिया है L3 जो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि जो L3 का वेक्टर होगा वो L1 L2 के वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, और दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेके। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, फटाफट से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स के आगे 1 -1 2, बी वेक्टर के आगे 3 1 p, डन। इक्वल टू में क्या आ गया, आई कैप का रो कॉलम हाइड किया -p -2, -p -2, माइनस जे कैप का रो कॉलम हाइड किया p -6, p -6, के कैप का रो कॉलम हाइड किया 1 + 3, 1 + 3, ठीक है। चेक कीजिए, सही है। आई कैप का -p -2, जे कैप के साथ p -6, जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस लगेगा एक, 1 + 3, डन। तो अपने पास क्या आ गया, अब अपने को p की वैल्यू पता है बच्चों, p कितना है -1, वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो -1 -2 -3 में सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बन गया -3 आई कैप, p की वैल्यू मैंने पुट कर दी, सॉरी -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, माय बैड, +1 हो गया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ठीक है, डन।
मैं पुट कर ही देता हूँ ताकि कोई कम, चलो ऐसी ठीक है। -1 यहाँ पे पुट किया तो ये कितना बन गया -7, -7 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, और वो बन गया 4k कैप। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर वेक्टर। बस अब इसको उससे कंपेयर कर लो तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, एल, एम और एन की मिल गई, ठीक है। नहीं तो बस सीधा ये वेक्टर उठा के बस वहां रख दो, आपके पास L3 की इक्वेशन आ जाएगी। डन है, एक बार चेक कर लीजिए सही लिखा हुआ है। क्या किया, P को अपन ने -1 पुट किया, -1 -7 प्लस 7 4 आ गया। डन, तो अपने पास L3 की इक्वेशन आ गई बच्चों। L3 की इक्वेशन क्या आ गई, L3 लाइन आ गई अपने पास, R वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है अपने पास, इक्वेशन ऑफ L3, ठीक है, इक्वेशन ऑफ L3। तो क्या आई है, डेल्टा टाइम्स -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, ये आ गया। चेक कीजिएगा, डन है, ये अपने पास R वेक्टर आ गया, ये अपने पास L3 आ गई। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्चुअली में R वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर को आप क्या लिखोगे, xi कैप प्लस yj कैप, R वेक्टर को क्या लिखोगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये लिखोगे, ये आपका R वेक्टर हो गया। R वेक्टर ये होता है ना वेरिएबल x y z, तो xi कैप yj कैप ये किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा टाइम्स -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, ये होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि R वेक्टर के कंपोनेंट्स का, ये जो अपने पास वेक्टर आया है, इसके कंपोनेंट्स के साथ जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब कि डेल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो आप पुट करके देख लो किसका रेशियो सेम है, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब क्या है कि जो R वेक्टर के कंपोनेंट्स है और जो अपने पास ये वेक्टर आया परपेंडिकुलर वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, विच इज विल बी डेल्टा। तो चेक कर लो किसका कंपोनेंट के साथ मैच कर रहा है। एक तो अपना ए ऑप्शन मैच ही कर रहा है सीधा, बी ऑप्शन ही मैच करेगा क्योंकि यहाँ पे रेशो 1 है, यहाँ पे रेशो -1 है, ठीक है। सी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन में -1 है, यहाँ पे 1 आ गई, ये भी गलत हो गया, डी में भी गलत हो गया, तो सीधा ये ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ठीक है। डन, क्लियर है। अगर यहाँ पर ए ऑप्शन की जगह मान लो मैं ये दे देता -2 14 और 8, तो वो वाला पॉइंट भी क्या था, सही था। कहने का मतलब क्या, पॉइंट का और इस वेक्टर के कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है। तो इसको मल्टी करेक्ट भी बना सकते थे, 2-3 ऑप्शन देके जिस जो सही हो सकते थे, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे कर दो 3 -21 -12, तो आप देखोगे कि रेशो कितना आ रहा है, रेशो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है ना। चेक कीजिएगा, डन, तो ऑप्शन ए अपना मैच कर गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। अब पढ़ेंगे बच्चों कोप्लेनर लाइंस। तो कोप्लेनर लाइंस क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कोप्लेनर लाइंस तो आपको पता समझ आ रहा है, बट उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कोप्लेनर लाइंस का मतलब दो ऐसी लाइंस जो एक प्लेन में होंगी। अब क्योंकि बच्चों का दिमाग अभी भी 2D में ही है, तो काफी बच्चे ये सोचेंगे सर दो लाइंस तो हमेशा प्लेन में ही होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम 3D पढ़ रहे हैं। 3D में एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है ना। क्या ये प्लेन में है, नहीं है। डन, तो जरूरी नहीं है 3D में दो लाइंस प्लेन में होंगी। हाँ ऑब्वियसली 2D में तो ये ऑब्वियस है, ठीक है, बट 3D में ये जरूरी नहीं है। तो ये आपको डायग्राम 2D में दिख रहा है, बट ये बना हुआ है 3D में, ठीक है। 3D में ये लाइन ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, ये लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। डन। अब अपने को पता है बच्चों लाइन की इक्वेशन से हमें दो चीजें मिलती है, बताया था ना मैंने। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, और लाइन की इक्वेशन पता है उससे ये दो चीजें पता लगती है, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, ठीक है। डन है। चलिए, तो आपको क्या होगा, दोनों लाइंस की इक्वेशन दी होंगी और आपको बोल दिया जाएगा कि लाइंस कोप्लेनर है, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी कोप्लेनर लाइंस की। तो वो कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो लाइन की इक्वेशन दी है, मतलब उसका मुझे पैरेलल वेक्टर दिया है, एक तो ये पैरेलल वेक्टर और एक ये पैरेलल वेक्टर। डन, क्लियर। इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर मान लेता हूं, इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर मान लेता हूं। डन। और क्या दिया होगा लाइन की इक्वेशन से, और अपने को पॉइंट पता लग जाएंगे। लेट्स से इस लाइन पर एक पॉइंट गिवन होगा पी पॉइंट, और इस लाइन पर पॉइंट गिवन होगा क्यू पॉइंट। पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन होगा उस पॉइंट का, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से निकलता है, मतलब कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ये गिवन होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर होता है वो जो ओरिजिन से निकलता है।
तो ये दो चीजें आपको, चार चीजें हो गई, मतलब दो लाइंस है, हर लाइन की दो चीजें आपको पता है, टोटल चार हो गई। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर और पॉइंट, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर और पॉइंट, ये आपको पता लग जाएगा लाइन की इक्वेशन से। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के, कौन से दोनों पॉइंट, ऑब्वियसली जो डायग्राम में दिख रहे हैं, इस पी और क्यू पॉइंट को जोड़कर आप एक वेक्टर बनाओगे। इस पी और क्यू पॉइंट को जोड़कर क्या बनाओगे आप, एक वेक्टर, पी क्यू वेक्टर। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये लाइंस अगर वाकई में पैरेलल है, पैरेलल बोल रहा हूं यार, कोप्लेनर है, अगर ये लाइन और ये लाइन कोप्लेनर है, कितने वेक्टर दिख रहे हैं आपको इस प्लेन में, यहां पर डायग्राम में तीन वेक्टर, कौन कौन से, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और ये जो अभी अपन ने बनाया पी क्यू, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के, ये तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए फिर, अगर लाइंस कोप्लेनर है तो ये तीनों वेक्टर भी क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इफ लाइंस आर कोप्लेनर, तो अगर कोप्लेनर का मतलब अगर दोनों लाइंस प्लेन में है तो ये तीनों वेक्टर्स भी क्या होंगे, उसी सेम प्लेन में होंगे, ऑब्वियस बात है। इफ लाइंस आर कोप्लेनर, तो वहां से मैं क्या बोलूंगा, दिस इंप्लाइज, ये जो तीन वेक्टर अपन ने लिखे हैं कौन कौन से बच्चों, ए पी क्यू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर कौन से है, जो लाइंस के पैरेलल वेक्टर है। पी क्यू वेक्टर कौन सा है, जो आपने दो पॉइंट्स को जोड़ के बनाया है, और दो पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर कैसे लिखते हैं, आगे वाला कोई भी दोनों पॉइंट्स को बस सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी क्या होंगे, आर कोप्लेनर, क्या होंगे, कोप्लेनर। तो आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे निकालोगे। तो क्या करेंगे अपन बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्या करेंगे, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी वेक्टर के साथ। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, क्या देता है हमें, ए का हम बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है हमें, परपेंडिकुलर वेक्टर देगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा हमें, वो वेक्टर देगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यही है ना क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साथ में क्या लगता है, एन कैप लगता है। एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन। ठीक है, डन। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे वो वेक्टर मिलेगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू के भी होगा, पी क्यू के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पी क्यू के इसी प्लेन में ही तो है। अगर ये कोप्लेनर है तो सेम प्लेन में है तीनों वेक्टर्स, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एक वेक्टर देगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वही वेक्टर पी क्यू के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पी क्यू सेम प्लेन में है। तो अगर पी क्यू भी सेम प्लेन में है तो मैं क्या करूंगा, उस परपेंडिकुलर वेक्टर का पी क्यू के साथ क्या ले लूंगा, क्या लेंगे फिर, क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्या ले लूंगा, डॉट प्रोडक्ट। और ये डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों, क्यों, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस भी हमें क्या दे रहा है, वो परपेंडिकुलर वेक्टर दे रहा है जो प्लेन के वो वेक्टर दे रहा है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो पी क्यू के भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, जीरो। तो बेसिकली आपने क्या करना है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके पी क्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, जहां पर ए और बी क्या है बच्चों, लाइंस के पैरेलल वेक्टर, और पी क्यू क्या है, दो पॉइंट्स को जोड़ के। और दो पॉइंट्स को कैसे जोड़ोगे, दोनों पॉइंट्स को बस सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे है, बहुत ही सिंपल मेथड है, डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लो बस, तीनों वेक्टर्स। तो इसकी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, वो भी मैं यहां लिख देता हूं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए क्रॉस बी तो आपको पता ही है क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे, लेट्स से a1 a2 a3। बी वेक्टर कर रहे हैं तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे, b1 b2 b3। फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया पी क्यू के साथ। तो पी क्यू के साथ जब डॉट लेंगे तो पी क्यू का कंपोनेंट आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ और के कैप के साथ, यही होता है। तो एक्चुअल में जब मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट बनता है, बस उसमें आप क्या करो, आई कैप जे कैप की जगह क्या लिख दो, पी क्यू वेक्टर लिख दो। और पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो एक पॉइंट मान लो x1 y1 z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दैट्स इट, क्लियर। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म फॉर कोप्लेनर लाइंस, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये P पॉइंट मैंने ले लिया था बच्चों x1 y1 z1, Q पॉइंट मैंने ले लिया था x2 y2 z2।
दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से लिखेंगे, तो मतलब यहाँ पे पी क्यू के कंपोनेंट्स लिख दो, यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स, यहाँ पे बी के कंपोनेंट्स, बस डिटर्मिनेंट क्या ले लो, 0 ले लो। डन। चलिए, तो बस ये कंडीशन लगानी है अब आपा ने, आगे 3-4 क्वेश्चन में उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। डन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप डिटर्मिनेंट फॉर्म क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस ये वाली कंडीशन पता समझ में आ गई, लॉजिक क्लियर है। इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, ए के कंपोनेंट्स, बी के कंपोनेंट्स, ऊपर पी क्यू के कंपोनेंट्स, दैट्स इट। उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है कि द लाइन दैट इज कोप्लेनर टू दिस लाइन, तो यहाँ पे अपने को स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ देखेंगे, सबसे पहला ए ऑप्शन, तो सीधा बस डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताई है डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये नीचे वाले तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे वाले पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स, नीचे क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक तो क्या आएगा नीचे, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो यहां आ गया 1 2 5, और इसके नीचे क्या आ गया, -3 1 5। और ये चेक कर लेना दोनों लाइंस प्रॉपर वे में है या नहीं है, प्रॉपर वे में है। फिर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर कौन सा वेक्टर बनाओगे, दोनों के पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करके, ऊपर कौन सा वेक्टर बनाओगे, दोनों के पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करके। अभी इसका पॉइंट देखो यहाँ पे +3 लिखा है, तो +3 को क्या लिखोगे, -3, और वो हो गया 1 और वो हो गया 5। यहां पर भी -1 2 5, ये 2 पॉइंट्स आ गए बच्चों, ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके P और Q। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, दोनों को क्या कर लो, सबट्रैक्ट कर लो। डन। सबट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, -1 -3, वो +3 हो जाएगा, 2 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 5 - 5 0 आ गया। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0 अगर कोप्लेनर है तो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक्सपैंड करेंगे, 2 के साथ एक्सपैंड किया, रो कॉलम हाइट 10 - 5, ठीक है, -1, रो कॉलम हाइट किया 5 + 15, 0 वाला तो आपको 0 दे देगा, ठीक है। तो कितना बन गया ये बच्चों 5 to the 10, और ये बन गया 20। तो ये 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया मतलब ए ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, BCD। डन है, क्लियर है, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो आई होप बच्चों बस ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लाइंस कोप्लेनर है तो मतलब उनके पैरेलल वेक्टर और पॉइंट्स को जोड़ के जो वेक्टर बनाया वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। उसके लिए फिर मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ये मुझे वो वेक्टर देगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि वो PQ के भी परपेंडिकुलर है, तो उसका मैंने PQ के साथ डॉट ले लिया, तो वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसी को फिर मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका बिल्कुल ईजी है बच्चों, A क्रॉस B लिखते हैं हम, A क्रॉस B डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं i j कैप लगा के, बस i j कैप की जगह क्या आ जाएगा, PQ वेक्टर आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। डन। A के वेक्टर के कंपोनेंट्स, B वेक्टर के कंपोनेंट्स, ये किसके कंपोनेंट्स है, पैरेलल वेक्टर के, और ये किसके कंपोनेंट्स है, जो पॉइंट्स को जोड़ के बनाए हैं, ठीक है। डन। A क्रॉस, बस A क्रॉस B का डिटर्मिनेंट फॉर्म तो सबको पता ही है, i j कैप लगता है यहाँ पे, बस i j कैप की जगह PQ के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि PQ के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में ये होता है ना, i कैप वाला i कैप से मल्टीप्लाई, j कैप वाला j कैप से, k कैप वाला k कैप से मल्टीप्लाई करके हमने सीधा डिटर्मिनेंट में लिख दिया, ठीक है। चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे आप, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों, अब ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये जो ऑब्वियसली नीचे जो नंबर्स है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स है, नीचे जो नंबर्स लिखे हैं वो क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स है, ठीक है। प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो तीनों में एक्स वाई जेड के साथ कुछ नहीं है, तीनों में बोल रहा हूं, दोनों में, दोनों लाइंस में, ठीक है। अब सबसे पहले PQ पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिख लेते हैं, PQ पॉइंट। तो P पॉइंट और Q पॉइंट क्या है, P पॉइंट मतलब जो L1 में पॉइंट दिया हुआ है, तो L1 में ऊपर वाले से पॉइंट आएगा, तो x माइनस k है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया k, y माइनस 2 है ये 2, और z माइनस 3 है तो ये हो गया 3। Q पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पे देखो अब x प्लस 1 है, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में समझ नहीं आया बच्चों, x प्लस 1 को कैसे लिखोगे, x माइनस ऑफ -1 लिखोगे। तो पॉइंट क्या होता है, x माइनस x1 होता है, तो पॉइंट के साथ माइनस होना चाहिए, तो यहां पे 1 के साथ प्लस था, तो इसलिए आपने माइनस क्या लिया, कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा -1, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो x प्लस 1 से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा।
सेम तरीके से y प्लस 2 से -2 मिलेगा, z प्लस 3 से -3 मिलेगा, क्योंकि माइनस आपको लेना पड़ेगा बाहर। ठीक है, ये आगे पी क्यू पॉइंट। अब बस डिटर्मिनेंट फॉर्म लगा दो, ये वाली फॉर्म लगा दो, सिंपल। लाइंस क्या है, कोप्लेनर, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए और डिटर्मिनेंट फॉर्म लगा तो रहे हैं, बट उसको रट्टा नहीं मारना है बच्चों। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आई कैसे, ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया है। अगर नहीं समझ आया तो उस टाइम के पीरियड को दोबारा से देख लो, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना है, बट ये मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है। ठीक है, ये आया कैसे, ये क्लियर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ऊपर क्या आएगा, दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख लो। तो दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखा, चाहे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, तो k माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया। चाहे आप ऐसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो माइनस फिर कॉमन आ जाता है। ठीक है, नीचे क्या आएंगे, नीचे आएगा इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 2 3। इसके नीचे क्या है, 3 2 1 इक्वल टू 0, दैट्स इट, डन। चलिए ये इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अगेन बस एक्सपैंड कर लो, k प्लस 1 लिया, उसका रो कॉलम हाइड किया, तो यहां पर क्या आ गया, 2 माइनस 6। ठीक है, 4 के साथ -4 लग जाएगा, क्योंकि बीच वाले एलिमेंट के साथ माइनस आएगा। 4 का रो कॉलम हाइड किया, 1 माइनस 9। ठीक है, फिर 6 आया, 6 का रो कॉलम हाइड किया, 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, डन है। चलिए, तो अब ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया, प्रॉपर फॉर्म में सारा लिख लेते हैं। ये बन गया -4, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 के -4 -4 के, ये क्या बन गया बच्चों, -8, -8 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। और ये क्या बन गया, -4, ये आ गया 24, डन है। चलिए, तो ये अपना 28 बन गया, 28 और 4 बचा अपने पास, तो -4 के +4 आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस है ये। ठीक है, 4 के को उधर ले जाओ, 4 4 से कैंसिल, k इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट्स इट, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस है ये, बहुत ही इजी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, डन है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बस मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, कंडीशन को रट्टा नहीं मारना है, जितना रट्टा मारोगे मैथ्स में उतना फंसोगे। ये कंडीशन आई कैसे, ये क्लियर होना चाहिए, मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। नहीं समझ आया तो वीडियो वाला टाइम पीरियड दोबारा देख लीजिए। चलिए ये वाला देख करते हैं, ये भी वही सेम चीज है, लाइंस कोप्लेनर दी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है बच्चों। ये क्या हो गए, ये पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स, ये क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। अगेन आप सीधा नहीं लोगे, आपको ये देखना जरूरी है कि ये प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चंस में, जैसे कि ये वाला किया था, z के साथ 2 था तो 2 कॉमन लेके नीचे भेजा था, जैसे कि यहाँ किया था। यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन लेके नीचे भेजा, यहाँ पे भी किया। तो प्रॉपर वे का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं का मतलब +1 होना चाहिए। तो दोनों लाइंस में आप देख सकते हो एक्स वाई जेड के साथ कुछ नहीं है, तो ये प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब पी क्यू पॉइंट लिख लो। पी क्यू पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट कहां से मिलेंगे, ऊपर से। ठीक है, +1 है तो वो -1 हो जाएगा, -2 का 2, -1 का 1। क्यू पॉइंट क्या हो गया, +2 का -2, +1 का -1, +1 का -1। अब +2 के -2 क्यों ले रहे हैं, अगेन वही चीज बच्चों, +2 लिखा है तो आप क्या लिखोगे इसको, -2, क्योंकि x - x1 होता है, तो x1 क्या हो गया, -2। पॉइंट के साथ माइनस होना चाहिए लाइन की इक्वेशन में। ठीक है, नहीं है तो प्लस को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है चलिए बस अब डिटर्मिनेंट फॉर्म लगा दो, क्वेश्चन खत्म। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ, यही दिया है ना, लाइंस आर कोप्लेनर, हाँ यही दिया है। ठीक है, कभी गड़बड़ हो जाए कुछ। चलिए तो यहां से अपने को क्या मिला बच्चों, ऊपर आ जाएगा पी क्यू पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन। अगेन सब्ट्रैक्ट आप किसी भी तरीके से कर लो, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, -1 + 2 हो जाएगा, वो 1 बचा यहां पर, 2 + 1 3 हो गया, और 1 + 1 ये 2 हो गया। माइनस करोगे तो प्लस हो जाएंगे ना सारे, -1 + 2 1, 2 + 1 3, 1 + 1 2। ठीक है, नीचे आ गए ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, क्या आ गए, 2 - 1 1, और उधर क्या आ गया, अल्फा 5 - अल्फा 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 - 1 1, अल्फा 5 - अल्फा और 1।
डन। चलिए तो बस अब इसको खोल लो। चलो ठीक है, अब बेटर रहेगा आप कैसे किसके अबाउट खोल लो, रो 3 के अबाउट खोल लो, इसके अबाउट खोल लो क्योंकि इसमें अल्फा है, ठीक है ना। इसके अबाउट खोल लो, ज्यादा इजी रह जाएगा। क्या वैसे आपकी मर्जी है, किसी के अबाउट भी खोल सकते हो, तो मैं इसके अबाउट खोल रहा हूँ। अगेन इसके अबाउट खोल लूंगा तो अल्फा लिया, अल्फा का रो कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस 2 ये +2 हो जाएगा, 5 अल्फा आ गया, ठीक है। फिर मैंने 5 माइनस अल्फा लिया, बट 5 माइनस अल्फा के साथ माइनस लग जाएगा, बीच वाले एलिमेंट के साथ, इन 4 एलिमेंट्स के साथ माइनस लगता है, ठीक है। तो इसके साथ माइनस लग गया, इसका रो कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, ठीक है। फिर मैंने 1 लिया, 1 का रो कॉलम हाइड किया, -1 -6, -1 -6 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया अपने पास, 5 अल्फा। डन है बच्चा पार्टी। ये बनेगा -3, ये -3 और माइनस ये +3 हो गया, 3 टाइम्स 5 माइनस अल्फा, और ये बन गया आपका -7 इक्वल टू 0। इसको भी खोल लो, 5 अल्फा प्लस 15 -3 अल्फा -7 इक्वल टू 0। तो -3 अल्फा, 5 अल्फा, 2 अल्फा, और ये कितना आ गया, 5 3 8 आ गया, तो मतलब 2 अल्फा आ गया -8, तो अल्फा आ गया -4, डेट्स इट। चेक कीजिएगा, डन है। तो ये तो अपने पास अभी अल्फा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना बच्चों। अल्फा क्या आ गया, -4, तो अपने पास लाइन की इक्वेशन आ गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, किसकी इक्वेशन चाहिए आपको, L2 की, इक्वेशन ऑफ L2 क्या आ गई, अल्फा पुट कर दो L2 में, तो x प्लस 2 बाय -4 इज इक्वल टू y प्लस 1, क्या पुट करना है, -4 पुट करना है, तो ये +4 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू z प्लस 1/1, ये आ गया। अब बस देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को, मतलब कि जैसे 10 2 2 दिया है, तो x हो गया 10, y हो गया 2, z हो गया 2, पुट कर दो, तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि मतलब पहला ऑप्शन देखो, 10 पुट किया, क्या आया, 10 प्लस 2 बाय -4, 12 बाय -4, 12 बाय -4 मतलब -3 हो गया। x को 10 पुट करने पर यहाँ पे -3 आ रहा है। y वाले पे देख लो, 2 पुट किया तो 3 बाय 9, 1/3 आ गया, ये तो गलत हो गया, फिर हो गया, इसमें ऊपर -3 आया है, इसमें 1/3 आया है, तीनों रेशो सेम होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन देखो। अब 2 पुट किया, 4 बाय -4 -1 आ गया, -10 पुट किया तो -9/9 -1 आ गया, ये भी मैच हो रहा है, -2 पुट किया, ये मतलब बी ऑप्शन अपना मैच हो रहा है। सी पुट करके देख लो, 10 प्लस 2 12 बाय -4 -3 आ गया, -2 पुट किया, -1/9, ये नहीं मैच हो रहा, ऐसी डी मैच कर पुट करके, मतलब तीनों रेशोस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप बिल्कुल प्रीटी क्लियर क्वेश्चंस है, सिंपल से, ठीक है ना। यहाँ पे के निकालना था, यहाँ पे अल्फा निकालना, अब यहाँ पे ये निकालना है, खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं अब इसको भी। अब अगेन यहाँ पे लाइंस जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर जो लाइंस है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो अपने को लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये ए वाई है, क्या है ये, ए वाई। तो इस ए वाई का क्या करेंगे, यहां से क्या लेंगे, ए कॉमन लिया, तो 1 के पास तो ए नहीं है, तो उसमें ए डिवाइड कर दिया, और जो ए कॉमन लिया वो नीचे जाके 1/a हो जाएगा। या फिर मैं आपको प्रॉपर वे में लिख देता हूं, इस ए वाई में ए कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 1 - 1/a इज इक्वल टू z - 2। डन है, ये आपकी L1 लाइन हो गई, ठीक है। अब ये x लिखा है, तो x को प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, x - 0/1 ऐसे लिखेंगे, x - 0/1। यहां पर क्या लिखोगे, y - 1/a, और ये वाला जो a है वो नीचे चला जाएगा, ये वाला a नीचे चला गया, 1/a बन गया। इसको कैसे लिखोगे, z - 2/1, चेक कर लीजिएगा, ये आ गई आपकी L1 लाइन आ गई प्रॉपर फॉर्म में, दिस इज द प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। इसमें ये क्या है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स, 1/a 1 1, और पॉइंट क्या हो गया, 0 1/a और 2, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, a कॉमन लोगे तो 1 के साथ a नहीं था, तो a डिवाइड में भी जाएगा, क्योंकि 1 में a मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाला ही बाहर आ गया। अब दूसरी इक्वेशन लिख लो, L2।
अब यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है, एक तो यहाँ पे 3y दिया हुआ है, एक यहाँ पे bz दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू, वहां से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो y माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के पास तो 3 नहीं है, तो अपन करते क्या है, 2 में 3 मल्टीप्लाई किया, 3 डिवाइड किया, तो जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर निकाल लिया और डिवाइड वाला बच गया, ठीक है, तो 2 के पास नहीं है तो 2/3 हो जाएगा। वहां से b कॉमन लिया, b कॉमन लिया तो क्या बन गया, z माइनस 2/b बन गया, चेक कीजिएगा, z माइनस 2/b बन गया। ठंडा हो गया तो b कॉमन लिया z माइनस 2/b बन गया, ठीक है। अगेन वही बच्चों, x को लिख लो x माइनस 0/1, ये वाले 3 को नीचे भेज दो, तो y माइनस 2/3/1/3 इज इक्वल टू b को नीचे भेज दो अपॉन 1/b। आई होप सारी क्लैरिटी आ चुकी है, ये आपकी L2 हो गई, ठीक है, L2 के ये पैरेलल कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। चलिए, इसमें ये 3 कॉमन लिया था, उसको नीचे भेज दिया, यहाँ पे b कॉमन लिया था, b को नीचे भेज दिया, यहाँ पे a कॉमन लिया था। तो लाइन की इक्वेशंस आ गई, अब पॉइंट्स लिख लो, PQ पॉइंट लिख लो पहले, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, पहले पॉइंट्स अलग से लिख लिया करो, ठीक है ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो P पॉइंट क्या अपने पास बच्चों, यहां से 0 आया, यहां से 1/a आया और यहां से 2 आया, यहां से क्या आया, यहां से 0 आया, यहां से 2/3 आया और यहां से 2/b आया, ये PQ पॉइंट हो गया। अब अपन डिटर्मिनेंट लेंगे, बस सीधा डिटर्मिनेंट ले लो, लाइंस कोप्लेनर है तो यही दिया हुआ है, कोप्लेनर है, बस खत्म करते हैं बच्चों, आई एम डन, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा उधर ही रखते हैं, ठीक है। तो पी क्यू पॉइंट में मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्यू में से पी सब्ट्रैक्ट कर लो तो 0 में से 0 गया, 2/3 में से 1/a गया और 2/b में से 2 गया, ये आ गया ठीक है। इनके नीचे क्या आ जाएंगे, जो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स है, 1 1/a 1 1 1/a 1 और यहां पर क्या आ गया, 1 1/3 1/b 1 1/3 1/b, ठीक है, चेक कीजिएगा, डन, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है डन, यही था ना, पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे एंड सो ऑन। अब इसको फटाफट से एक्सपैंड कर लेते हैं बच्चों, 0 वाला तो 0 ही देगा, 2/3 माइनस 1/a, ठीक है। इसका रो और कॉलम हाइड किया तो ये बनेगा 1/b माइनस 1 1/b माइनस 1, अगेन ध्यान रखिएगा इसके साथ माइनस लगेगा। फिर आपने 2/b माइनस 2 लिया, 2/b माइनस 2, इसका रो कॉलम हाइड किया, 1/3 माइनस 1/a 1/3 माइनस 1/a इक्वल टू 0 आएगा, चेक कीजिएगा, क्लियर। अब आप चाहो तो ये वाली टर्म को उधर ले जाओ, क्योंकि दिस इज विद माइनस, इसको उधर ले जाओ और ये यहाँ पे रहने दो, और एलसीएम भी ले लो बच्चों साथ के साथ, ये बन गया 2 माइनस 2b अपॉन b और यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस 3 अपॉन 3a इक्वल टू में क्या आ गया, इसको मैं उधर ले गया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2a माइनस 3 अपॉन 3a इंटू 1 माइनस b अपॉन b, ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो आप देखोगे ये 3a और b तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 3a और b भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको आप एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 2a माइनस 6, 2 को मल्टीप्लाई किया फिर 2b से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 2 6b, इधर क्या आ गया, 2a माइनस 2ab माइनस 3 प्लस 3b, चेक कीजिएगा, डन। तो यहां से अपने पास बच्चों 2a तो कैंसिल हो गया पूरा, माइनस 2ab भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3b को इधर ले आओ, 3b को इधर लेके आए तो 6b माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6, तो 3b इज इक्वल टू 3, तो यहां से b की वैल्यू तो 1 आ गई बच्चों,
B1 आ गया और A कैंसिल हो गया। A कैंसिल हो गया मतलब कि A को आप कुछ भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने पास? ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ भी बस इन्होंने जीरो हटा दिया। जीरो क्यों हटाया? क्योंकि अपने में 1/a आया है और 1/a में a जीरो नहीं हो सकता, है ना? क्लियर? a कैंसिल हो गया ना, तो a को आप कुछ भी ले लो, लाइंस हमेशा कह रहेगी कोप्लेनर क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, तो a कुछ भी हो सकता है, B1 हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आज अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइन और कोप्लेनर लाइंस को कवर किया है। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं, और कोप्लेनर लाइंस की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, कल के सेशन में बच्चों अपन करेंगे हाउ टू राइट द जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन। जनरल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी ऑल, टेक केयर।